हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं BPSC जो 70th होने वाली है उसके लिए। और इसमें हम लोग का ये 19th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 18 लेक्चर किए हैं। उस 18 लेक्चर में हम लोगों ने 56 टू 59 BPSC के पूरे क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद 60 टू 62 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, फिर 63 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, फिर 64 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, 65 BPSC के क्वेश्चन किए हैं, 66 BPSC के भी क्वेश्चन किए हैं। और 66 BPSC एक बार री एग्ज़ाम हुआ था, तो री एग्ज़ाम जो हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने उसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऐड किए हैं, तो वो भी हम लोग को कर लेना है। ठीक है। सो जो लोग नए हैं उनको सजेशन है कि पहले 1 से 18 तक आप वीडियो देख लीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमने पहले एक्सप्लेन कर दी है, वो मे बी कि हम बाद में एक्सप्लेन ना करें आगे वाले में, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनती है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप नोट्स बनाइए, है ना। PDF पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, आप फटाफट नोट्स बना लीजिए, रनिंग नोट्स, सो दैट कि आपको रिवीजन में, अगर मान लीजिए कि एक वीडियो का अगर एक पेज में नोट्स बना लिया तो 20-25 पेज 30 पेज जितनी वीडियो आएंगी उतने पेज में आपका काम चल जाएगा, तो वो आपको रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना। करेंट अफेयर्स, तो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है सो जो बचे हुए हैं करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में, वो 1-2 वीडियो ला करके हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कुछ दिनों में 2-4-5 दिन में हम उसको भी लेके आकर के कर देंगे। ठीक है। और बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने आपको टेलीग्राम पे करा दिए हैं 250 क्वेश्चन, और साइंस के क्वेश्चन हम करा रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें हो गई। और बाकी और कुछ लाना होगा तो विल अनाउंस, सो यू कैन ज्वाइन। अगर आपको ये यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ें आ रही है, सो यू कैन ज्वाइन द चैनल PYQ_Pedia। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये 66 BPSC की जो री एग्ज़ाम हुई थी उसकी पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौलिक भौतिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, टाइम, टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करेंट, देन इसमें एक चीज़ होता है ल्यूमिनोसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके यूनिट होते हैं मोल, है ना। ल्यूमिनोसिटी की होती है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट के आपको पता है एम्पियर, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन यूनिट, और टाइम का क्या हो गया सेकेंड, मास का किलोग्राम, लेंथ का आपको मीटर। और इसमें देख लीजिए कौन सा है, फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क, तो आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 है वो आप याद रखिए। ठीक है ना। उसके डायमेंशन एंड यूनिट भी आप याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है। ये क्वेश्चन हम इस टाइप के हमने पहले भी किया है कि 2 तरह की वेव हम लोग जो पढ़े थे उस समय, कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था, तो इसमें हमने कहा था कि एक चीज़ याद रखना है कि जो मीडियम होगा ना उसके पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है ना। तो ये आपको पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, और यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चला जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल होता है साउंड वेव, और इसके होते हैं लाइट वेव। ये बहुत पूछता है, तो ये कम से कम इतनी चीज़ें आप याद रखिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है, तो दिस इज द साउंड वेव। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस कारण से होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से होता है, कन्वेक्स, कनकेव, सिंपल मिरर। तो आपने अगर प्रिज्म देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिस्पर्सन लाइट जो व्हाइट लाइट जाती है और विवग्योर में जो बदल जाती है ना, व्हाइट लाइट जाती है यहाँ से, है ना, और यहाँ पे ये 7 कलर में बढ़ जाती है विवग्योर, है ना। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी हम लोग वेवलेंथ पे भी बात किया था। ठीक है। तो ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसा टेम्परेचर कौन सा है। ठीक है। अब हम लोगों को ना एक फार्मूला पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट हमने बहुत बार किया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग इस तरह से 9/532 करते हैं। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिक क्या करना है कि हमें क्या करना है, दोनों में से एक को चेक कर लेते हैं, किसी को डिग्री या फ़ारेनहाइट रखते हैं। तो मान लीजिए कि हमसे क्या बोल रहा है कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स कि
डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सो इक्वल है। नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे अगर हम डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 हो गया। क्लियर। अब हम लोग लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 इज इक्वल टू 32। नाउ 5c हम लोग डिग्री हटा देते हैं, ठीक है, 9c इज इक्वल टू 32 इंटू 5। तो 5 में से 9 गया तो क्या हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 इंटू 5। सो 4 से ये 8 बार में कट गया, तो डिग्री से माइनस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40। तो डिग्री सेल्सियस बराबर -40। इसका मतलब क्या हुआ कि -40 डिग्री सेल्सियस पे आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सो कोइंसाइड करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस किस चीज़ से मेजर की जाती है। तो देखिए, वाट एनर्जी, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट वोल्टेज, डायोप्टर जो होती है जिसको डी से डिनोट करते हैं, इससे लेंस का पावर मेजर किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्निक यूज। तो एमआरआई किस चीज़ के लिए यूज नहीं होता है, विच इज़ नॉट यूज। अच्छा, एमआरआई में क्या यूज नहीं होता है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और इसमें जो यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूज किए जाते हैं, रेडियो वेव्स यूज किए जाते हैं, बट जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं तो ये यूज जो किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स, बट आयोनाइजिंग रेडिएशंस नहीं यूज किए जाते हैं। सो इट डज नॉट यूजेस द आयोनाइजिंग रेडिएशन जो एक्सरेज में यूज होती है। तो नॉट यूज्ड में आपको इसमें एक्सरे एंड गामा रेज दोनों आ जाएगा, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यूज नहीं होती है। क्लियर, तो ये आपको आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी वेव अगर ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है वो होती है क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने ये भी बात किया था कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन हमने किया था कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। नाउ यू कैन सी द प्रीवियस ईयर का पावर, है ना। हमने पीछे से जो स्टार्टिंग किया है तो अब देखो जो आगे जितने भी साल जाओगे तो क्वेश्चन रिपीटेड है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना, कि एक लाइट ईयर डिस्टेंस होता है कि एक साल में लाइट जो है सो वैक्यूम में जितना ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाता है। और ये आपको लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये आपको बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है हम लोग का कि फ्री ऑफ चार्ज कौन है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज कौन सा है, तो ये है हमारा न्यूट्रॉन। ये भी हमने पढ़ा हुआ था पहले। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओम मीटर किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बात किया कि चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्ब से, है ना। कंडक्टेंस को हमने बात किया था कि साइमेंस से करते हैं, साइमेंस से कंडक्टेंस को करते हैं एस से। रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से करते हैं, ओम से रेजिस्टेंस करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम लोग ओम मीटर से करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी को ओम मीटर से करते हैं। रेजिस्टिविटी मेजर करता है कि जो मटेरियल है वो किस इलेक्ट्रिक करंट को कितना स्ट्रांगली जो है सो अपोज करता है। सो आंसर इज द रेजिस्टिविटी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए नीलम, सफ़ायर, रूबी जिसको बोलते हैं, उसकी केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो सफ़ायर रूबी का जो केमिकल फार्मूला है वो है Al2O3, N2O और NO2, है ना। N2O जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है ना। और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एयर पॉल्यूटेंट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि कंबस्चन का बाय प्रोडक्ट है और दिस इज द एयर में रहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का भी नोट्स आप बनाएंगे। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की क्वालिटी किस चीज़ में एक्सप्रेस की जाती है, ब्यूटेन नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। देखिए ऑक्टेन नंबर से क्वालिटी ऑफ पेट्रोल की जांच की जाती है, सीटेन नंबर से
क्वालिटी ऑफ डीजल की जाती है। तो ये भी हम याद रख लेंगे साथ साथ में। क्वालिटी ऑफ डीजल जो होता है वो आपको डीजल फ्यूल का वो C10 नंबर से करते हैं। क्लियर। और रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, ब्यूटेन नंबर कुछ नहीं होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है दिस इज द डायमेंशनल, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये फ्लूइड डायनामिक्स में इसका यूज होता है कि फ्लो का पैटर्न प्रेडिक्ट करने में, टू प्रेडिक्ट जो फ्लड होती है ना, जो फ्लूइड जो बहती है उसकी पैटर्न क्या होती है ना, सो प्रेडिक्ट द फ्लो पैटर्न, उसका पैटर्न क्या है, तो उसको जानने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, या इसका लिक्विफैक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। किसका है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट? अगर आपसे पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो यू कैन से टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है ना, सो बोरन, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ये दिए हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है ना। सो अगर हम बोरन देखिए, बोरन, एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये आपको कार्बन, सिलिकॉन है ना, और आयरन आपको आ जाएगा, इसमें आयरन आ जाएगा 26 नंबर है, तो ये आ जाएगा 3D में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो इसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन में बोरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और लोहा ऑप्शन है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इस सब में अगर बात करें तो बोरन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे 0 या 400 तो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, दिस इज द टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, और ये टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। जितना रेड है उतना मेल्टिंग पॉइंट है। इधर इसके बाद कार्बन है ना। लेकिन अगर हम बात करें आपके बोरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और लोहा में, तो आपको देख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रेडनेस है बोरन में है ना। तो बोरन जो है आपको हमारा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा। एंटीबायोटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। अब एसिप्रीन जो है, ये आपको एसिप्रीन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और क्लोरोक्विन हो गया, और पेनिसिलिन हो गया। सो पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है जो आपको बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल करता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने की ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं। अब मलेरिया से बचने के लिए हम लोग जो दवा खाते हैं क्लोरोक्विन उसको बोलते हैं, है ना। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, तो मलेरिया के लिए इसको हम लोग करते हैं। और पैरासीटामोल जो होता है एस्टामिनोफेन होता है, ये आपको पेन को रिलीव करने के लिए और फीवर को कम करने के लिए खाते हैं। एसिप्रेन जो है ये भी आपको पेन को कम करने के लिए और फीवर को कम करके, दिस इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे पेनिसिलिन का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। तो सीएनजी क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें जो मेन होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, क्या होता है? मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसिड रेन का कंपोनेंट क्या है। तो ठीक है, तो एसिड रेन का है नाइट्रस एसिड और H2SO4। ठीक है ना, क्या क्या है? नाइट्रस एसिड और H2SO4। इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसमें, बट दिस इज नॉट अ प्राइमरी कंपोनेंट, है ना। तो कंपोनेंट अगर बात करें तो सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, बट दे आर सेइंग दैट कि इसेंशियल, तो हम लोग द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज, तो हम लोग HNO2 को और H2SO4 को बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है HNO3 और H2SO4, तो ये याद रखिएगा, मेन में आपका ये आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है। सो हैवी वाटर का फॉर्मूला जो है, भारी जल का है, फॉर्मूला है ड्यूटीओ। डी जो है सो आपको ड्यूट्रियम है, ये आपको आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो D2O हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पानी की pH मान क्या है। बहुत बार पढ़े हैं हम लोग कि जो pH स्केल होती है 0 से
7, 7 से 14। 7 जो होता है न्यूट्रल का होता है, इधर जितना जाएंगे एसिडिक होता है, इधर जितना जाएंगे बेसिक होता है। वाटर का ये आपको 7 होता है। तो दिस इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ जो है सो केमिस्ट्री में 2019 में किसको मिला था। तो 2024 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 3 लोगों को मिला है। एक नाम है डेविड बेकर, दूसरा नाम है डेविड डेमिस हर्शविस और जॉन जी को मिला है जॉन जंपर। डेविड बेकर, डेमिस हर्शविस और जॉन जंपर को मिला है। इन सबको आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए मिला है। सो फॉर डिजाइन एंड प्रेडिक्शन लिख लेते हैं। फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर ज़्यादा याद नहीं रखना है। डिजाइन एंड प्रेडिक्शन, इन दोनों को प्रेडिक्शन के लिए, इनको डिजाइन के लिए। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के डिजाइन एंड प्रेडिक्शन के लिए आपको मिला है। इतनी चीज़ें हम लोग बस याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखेंगे। 2024 का केमिस्ट्री में किसको मिला है वो 3 लोगों का। ठीक है, बाकी फिर हम लोगों ने पीस का पढ़ ही लिया है, जैसे से आगे क्वेश्चन आएगा वो हम लोग और देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेचुरल रबर पॉलीमर किसका है। ठीक है ना, तो ये देखिए इस पर भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन जो होगा वो उसका पॉलीमर है नेचुरल रबर आइसोप्रीन। ठीक है ना, तो आइसोप्रीन की जो फार्मूला होता है वो C5H8 होता है। ठीक है ना, और आइसोप्रीन बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो बना देते हैं पोली आइसोप्रीन। क्या बनाते हैं? पोलो आइसोप्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर। पोली आइसोप्रीन बनाता है। ठीक है ना, सो नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है? पोली आइसोप्रीन। मतलब ये आइसोप्रीन जो है वो मोनोमर है, बहुत सारे मोनोमर मिलकर के बना देते हैं पॉलीमर। तो इसलिए पूछा है कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन बहुत सारे आइसोप्रीन मिला करके आपको नेचुरल रबर बनाते हैं। सो पोली आइसोप्रीन बेसिकली नेचुरल रबर होता है। सेम तरह से जो स्टाइरिन है वो मोनोमर है, इसी से स्टाइरिन से बनता है, बहुत ये मोनोमर है, बहुत सारे स्टाइरिन मिलकर के पॉलीस्टीरीन बनाते हैं। पॉलीस्टीरीन बनाते हैं, ये आपको पैकेजिंग वगैरह में आपको काम देते हैं, है ना, क्लियर। और प्रोपीन है ना, ये भी एक मोनोमर है, क्योंकि आपने सुना होगा पॉलीप्रोपिलीन बनते हैं, ये आपको प्लास्टिक की तरह यूज होते हैं। इवन विनाइल एस्टेट भी जो है सो मोनोमर है, बहुत सारे। पॉलीविनाइल एस्टेट जो हो जाता है, पॉलीविनाइल एस्टेट जो हो जाता है PVA, है ना, ये एडेसिव एंड पेंट में यूज होता है। तो सारी चीज़ें याद रखिए आप, ऑल द 4 आर मोनोमर्स, और इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किए हुए हैं बेसिकली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर। वाटर टैंक्स में फंगी हो जाती है तो उसमें कौन सी केमिकल मिलाइएगा तो आपको हट जाएगा? नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, ZnS, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग एल्गीसाइड की तरह में, है ना, और फंगीसाइड में, मतलब फंगल ग्रोथ या एल्गी ग्रोथ को वाटर टैंक्स में हटाने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है ना, CuSO4 ट्वाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट। क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन नहीं, क्या नहीं है? ठीक है, कैल्शियम नहीं है, कि मैग्नीशियम नहीं है, कि कार्बन नहीं है, कि हाइड्रोजन नहीं है। तो मैग्नीशियम तो है ही उसमें, मैग्नीशियम तो है इसमें, है ना, हाइड्रोजन भी है क्लोरोफिल में, और कार्बन तो है ही। इट्स कैल्शियम उसमें नहीं है। अगर आप इसकी संरचना देखेंगे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में देख लीजिए मैग्नीशियम है और कार्बन तो है ही, देन आपको हाइड्रोजन भी रहती है। ठीक है ना, तो इसमें कैल्शियम नहीं होती है, सो मैग्नीशियम रहती है, ये आप इसको याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाटर जो है सो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है किससे? तो देखिए, वन इज द जाइलम और वन इज द फ्लोएम। तो फूड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फ्लोएम से होता है, और जाइलम से जल से। ठीक है ना, तो वाटर जो होता है वो जाइलम से, और फूड जो होता है फ्लोएम से। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है ना। न्यूट्रिएंट्स वगैरह, शुगर्स, ये सब जितनी भी होगी ये आपको पूरे पार्ट में पहुँचाता है वो है फ्लोएम, और जल वाटर जो पहुँचाता है वो। ना 2 चीज़ें और है इसमें कि व्हाट इज़ द कैम्बियम एंड व्हाट इज़ द एपिडर्मिस। ठीक है ना, सेल की जो आउटर मोस्ट होती है ना, बाह्य त्वचा, नाम ही इसमें क्लियर ही है कि सेल की जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होता है जो प्लांट को कवर करता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये आपको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, क्या करता है?
प्रोटेक्टिव और जो वातावरण से गैसेज वगैरह का एक्सचेंज वगैरह करता है ये, तो प्रोटेक्टिव लेयर। देन एक कैम्बियम है, ये आपको जाइलम और फोलम के बीच में कैम्बियम होता है। समझ में आया? जाइलम और फोलम के बीच में कैम्बियम होता है, ठीक है ना। ये प्लांट के ग्रोथ में आपको रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे गिर्थ वगैरह जो स्टेम्स वगैरह का जो मोटाई बढ़ाते हैं, रूट्स वगैरह का, वो कैम्बियम करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा सारी टर्म्स। अगला है कि फोटोसिंथेसिस के समय में ग्रीन प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है? फोटोसिंथेसिस के समय में ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को आपको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो क्या एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन किसमें नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है कि केरोसिन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया हुआ है किसी में, है ना। हाइड्रोकार्बन है, ग्लास में तो SiO2 होता है। तो पूछ रहा है किस में नहीं है। इवन हम सॉयल और सीमेंट का भी बात कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पिछली क्लास देखिए, उसमें पूरी डिस्कस की हुई है क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ एंजाइम, लाइपेज का सोर्स क्या है, ठीक है। अब देखिए लाइपेज जो होता है ये आपको, इसका जो मेन सोर्स है वो है पैनक्रियाज, है ना। ये आपको पैनक्रियाज क्या करती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, पचाने वाला एंजाइम जो होगा वो प्रोड्यूस करता है, उसमें लाइपेज भी है। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। किसको? वसा को, फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। कहाँ पे? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको लाइपेज को। तो पैनक्रियाज जो है लाइपेज को प्रोड्यूस करता है, और लाइपेज जो है सो डाइजेस्टिव एंजाइम है, और लाइपेज जो है सो फैट को, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को ब्रेक करता है। समझ में आ गया? किडनी क्या है? किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करता है ना। यहाँ पे याद रखना है, बस इतना याद रखिए। लीवर का काम क्या है? लीवर जो प्रोड्यूस करती हो क्या, बाइल, है ना। और ये फैट डाइजेशन में भी आपको फ़ायदा करता है। फैट डाइजेशन में लीवर का भी बहुत हेल्प है, ठीक है ना। तो ये भी आपको, और ये लाइपेज को हेल्प करता है कि भाई फैट को अच्छे से ब्रेक करो। और हार्ट, ये आपको ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो सब ऐसे आपको एनालिसिस हमेशा करते रहना है हर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन जो होता है किसके प्रिवेंशन के लिए होता है? BCG जो है वो आपको टीबी के लिए होता है। टीबी का BCG का फुल फॉर्म ही है बैसिलस, है ना, कालमेट्टे ग्यूरेन, है ना। ये वैक्सीन है, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए आपको लगाई जाती है। प्लेग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया है, प्लेग भी होता है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया किससे होती है? प्लेग रोग। टाइफाइड से होती है? ये भी बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम क्या है? सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाई पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन निकलते हैं? अच्छा बताइए, थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन निकलती है वो थायरॉयड ग्लैंड से निकलती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से, ठीक है। ये बीटा सेल से निकलता है। अगर और भी ज़्यादा याद रखेंगे तो इन द आइलेट ऑफ लैंग्रहांस, ठीक है ना। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में आपको मदद करता है। देन ग्लैनिन और गैस्ट्रिन है। तो विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज? तो इंसुलिन तो आंसर आपका हो ही गया। नाउ ग्लैनिन जो है सो ये आपको न्यूरोपेप्टाइड है। ये आपको ग्लैनिन जो है सो ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, न्यूरोपेप्टाइड है। और गैस्ट्रिन जो है एक हार्मोन है जो आपको गैस्ट्रिक एसिड को सेक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, स्टोमक में, कि कैसे गैस्ट्रिक एसिड जो है सो सेक्रेट हो, ठीक है ना। स्टोमक लाइनिंग से निकलती है, तो गैस से गैस्ट्रिक आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? देखिए ब्लड जो हमारा है उसमें बहुत तरह की सेल्स होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है ना, अब और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल में क्या क्या होती है?
मोनोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती है। जब आप सीबीसी जांच करवाते होंगे तो आपको पता चलता होगा क्या क्या होते हैं, है ना। एओसिनोफिल्स होते हैं, फिल्स होते हैं, बैसोफिल्स होते हैं, ये सब जितने भी फिल्स वाले हैं सारे इसमें आ जाएंगे। और मैक्रोफेजेज होते हैं, मैक्रोफेजेज, ये सब वाइट ब्लड सेल में होती है। प्लेटलेट तो अकेला है। आरबीसी में जो होती है वो होती है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इतना याद है। मोनोसाइट्स का क्या काम है ये देखिए। मोनोसाइट्स का जो काम है, तो ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब समझ में आ गई आपको। ये क्या है सर, रेड ब्लड सेल है। ये दोनों क्या है सर, वाइट ब्लड सेल है। ये क्या है, ये सभी ब्लड का ही पार्ट है। तो कौन से ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करता है ये पूछ रहा है। तो मोनोसाइट्स का जो काम होता है हमने पहले भी बात की है, बट अगर कोई फॉरेन चीज़ मतलब कुछ आपके अंदर एंट्री कर रही है ना, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस। कोई बैक्टीरिया कुछ भी अगर कर रहा है तो उसको मोनोसाइट्स क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको सीधे है ना फैगोसाइटोसिस के से करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट भी यही काम करता है। ये आपको कोई भी एंट्री करता है तो देखता है अच्छा क्या एंट्री कर रहा है ना, तो वहाँ पे वो एंटीबॉडीज बना देता है कि एंट्री किया बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब जो ये एरिथ्रोसाइट्स हैं ये आपको लंग्स से है ना ऑक्सीजन जो है सो लंग्स से पूरी बॉडी में लेके जाता है और फिर रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड करता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन के लिए इरिथ्रोसाइट जरूरी है, इफेक्टिव। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अगर इसका लिखेंगे तो लिखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। ये वाउंड हीलिंग, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में प्लेटलेट जो है सो होता है। जो डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है ना, आपने सुना है। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प इन अ सर्कुलेशन, लिम्फोसाइट करता है कि मोनोसाइट कि एरिथ्रोसाइट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। इतना बस याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंगूरा वुल जो है वो कहाँ से निकलता है। क्या वो खरगोश से निकलता है, लोमड़ी से निकलता है, बकरी से और भेड़ से। तो अंगूरा वुल जो होगा वो अंगूरा रैबिट से निकलता है, ठीक है। और अंगूरा जो गोट होती है, देखिए अंगूरा रैबिट से होती है, अंगूरा गोट भी होती है एक। सो अंगूरा गोट से जो निकलता है उसका नाम है मोहैर, मोहैर। ये भी एक फैब्रिक ही है। तो अंगूरा गोट से जो निकलता है। और कश्मीरी गोट से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कश्मीरी गोट से जो निकलता है उसको बोलते हैं कश्मीरी वुल। समझ में आ गया। तो अंगूरा रैबिट से अंगूरा वुल, और मोहैर जो निकलता है वो अंगूरा गोट से निकलता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में भी हार गई है। तो कमला हैरिस की जो पैतृक गांव है ना, वो कौन से गांव में कौन से जगह पे है। तमिलनाडु में है, लेकिन कहाँ पे है, डिंडुगुल में है, मदुरई में है, तिरुवरूर में है और थेनी में है। तो ये आपको तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में आपको है थूलासेंद्रपुरम। विलेज का नाम है थूलसेंद्रपुरम, ठीक है ना। ये आपको भी हार गई है, बट ये कमला हैरिस इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको जो सलीम अली जो वर्ल्ड सेंचुरी है ये है हमारे मंडोवी रिवर गोवा के आसपास में, ठीक है ना। मंडोवी रिवर के आसपास में है गोवा में, ठीक है। तो गोवा में कौन सी रिवर है ये भी पता चल गया आपको इसमें। और फेमस जो है सो ऑर्थोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी बनाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किए गए, एकता, शगुन, शिक्षा और ज्ञान, ठीक है। शगुन जो है सो ये आपको शगुन जो है सो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। शगुन के दो कंपोनेंट हैं। वन इज द साला, साला का मतलब होता है स्कूल, ठीक है। और एक होता है गुणवत्ता, गुण है ना, गुणवत्ता का गुण। तो ये शगुन पोर्टल हो गया, ठीक है, क्लियर।
गुणवत्ता का गुण, तो गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, तो स्कूल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जितने ऑनलाइन पोर्टल है, जितने वेबसाइट है, सबको एक जगह करने के लिए, जितने भी ऑल स्टेट यूनिट में हैं सबको, तो इसके लिए सगुन लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूपसी एयरपोर्ट कहाँ पे है। ये उस समय न्यूज में रहा होगा, बट रूपसी एयरपोर्ट जो है सो असम में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज इनेक्टेड ए लॉ टू मेक वेयरिंग ऑफ फेशियल मास्क। उस समय कोविड के समय में कौन सा स्टेट था जिन्होंने सब लॉ लाया था कि फेशियल मास्क जो है, मास्क पहनना कंपलसरी है। तो ये थी राजस्थान, फर्स्ट स्टेट थी जिन्होंने एक बिल पास की थी कि मास्क सबको पहनना ही है, मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड, कौन से स्टेट से स्टार्ट किया गया था। सो बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था। सेव द सीड मूवमेंट ये आपको 1980s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये आपको टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, और ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया था उसका नाम था विजय जरधारी, याद रखेंगे, विजय जरधारी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रुएलिटी टू एनिमल जो है सर, वो है आपको कंकरेंट लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेतरी माइन कहाँ पे है। राजस्थान में खेतरी माइन किस चीज़ के लिए फेमस है, ये पूछा है। तो खेतरी माइन जो है सो हम लोग बहुत बार क्वेश्चन ही सॉल्व कर चुके हैं, कॉपर के लिए फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेयरमैन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो अभी अगर बात करेंगे तो रवनीत कौर जी हैं, मिस्ट्रेस रवनीत कौर जो हैं, ये आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का 2023 में चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कंपटीशन कमीशन इंडिया के बारे में जान जाइए। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। और इंडियन मार्केट में कंपटीशन सस्टेनेबल हो उसके लिए उसको, और एंटी कम्पिटिटिव जितनी भी प्रैक्टिस है उसको हटाने के लिए, कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन कमीशन 2002 में बनाई गई थी, और उसी के अंतर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट आती है, और वो अभी कौन है, रवनीत कौर जी, मिस्ट्रेस रवनीत कौर जी। नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बनाया जाता है 29 जून को, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रशांत पीसी महलनोबिस के, पीसी महलनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अड्डू अटॉल कहाँ पे है, कौन से ओशियन में है। अड्डू अटॉल को सीनू अटॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनू अटॉल, है ना। ये आपको मालदीव्स का सबसे साउदर्न मोस्ट अटॉल है, साउदर्न मोस्ट अटॉल है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में है। अब अटॉल होता क्या है, सर्कुलर टाइप का होता है, ओशियनिक रीफ सिस्टम है ना, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो अड्डू अटॉल, है ना। ये आपको इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा, इंडियन ओशियन में है, मालदीव्स का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। एन अटॉल इज ए रफली सर्कुलर ओशियनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग ए लार्ज सेंट्रल लगून, ठीक है, लार्ज सेंट्रल लगून का चारों तरफ। इंडिया हैज़ फ्री मूवमेंट रिजिम किस कंट्री के साथ में है। देखिए फ्री मूवमेंट रिजिम जो होता है, जितने भी हिल ट्राइब्स हैं, है ना, वहाँ पे अभी जैसे इंडिया और किसके बीच में है, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, ठीक है। अब समझिए इसको, तो इंडिया और म्यांमार में 16 किलोमीटर तक, इंडिया और म्यांमार के 16 किलोमीटर बॉर्डर तक, है ना, आपको ट्राइब्स जो हैं वो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया का हो, म्यांमार का हो, 16 किलोमीटर तक, जैसे मान लीजिए बॉर्डर है तो इसके 16 किलोमीटर, इधर के 16 किलोमीटर, यहाँ का भी लोग यहाँ जा सकता है, यहाँ पे के लोग भी यहाँ आ सकता है 16 किलोमीटर तक। इसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है ना। बॉर्डर पास दिखाइए और ये कीजिए, और बॉर्डर पास जो इसमें मिलता है, इसमें बॉर्डर पास मिलता है वो आपको 1 साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है ना। और ठीक है ना, अप टू 2 वीक्स पर विजिट, 1 वीक में 2 विजिट, ठीक है ना। 2018 में ये स्टार्ट हुआ था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, और ये आपको दोनों गवर्नमेंट में, जैसे मान लीजिए म्यांमार के साथ है तो म्यांमार और इस दोनों गवर्नमेंट मिलकर के बनाएगा कि बॉर्डर पे जो है 16 किलोमीटर, तो ये डेटा भी याद रख सकते हैं। तो ये किसके साथ है,
तो ये म्यांमार के साथ में है। लोकल लोग कल्चरली अपना एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सो ये आपको म्यांमार के साथ में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट इंडिया और चाइना के बीच में कब हुआ था। तो इनफॉर्मल समिट जो हुआ था वो हुआ था वुहान में हुआ था, वुहान स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और सेकंड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, फर्स्ट तो बता दिया इनफॉर्मल समिट चेन्नई में महाबलीपुरम में, उसका नाम था वुहान, इसका नाम था वुहान स्पिरिट, और ये था चेन्नई कनेक्ट, चेन्नई कनेक्ट इंडिया चाइना, सेकेंड इनफॉर्मल समिट जो हुआ था। दोनों याद रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का कौन मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान। तो RCEP नेशन जो है इंडिया ने साइन नहीं किया था, और इसमें आपको पाकिस्तान भी नहीं है मेंबर। ठीक है, ये मेंबर कौन कौन है देख सकते हो आप। ठीक है, इंडिया 2+2 मीटिंग किसके साथ होल्ड करती है। देखो, जो 2+2 मीटिंग होती है तो 2 कंट्री के बीच में होती है। इसमें 2 मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर दोनों तरफ के रहते हैं और डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 2+2 मीटिंग जो होती है वो आपको, जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस होते हैं, तो दोनों डेफिनेटली बात करते हैं कि कैसे हम फॉरेन में चीज़ें ठीक करें और कैसे हम लोग डिफेंस में चीज़ें ठीक करें, है ना। तो ये आपको किस किस कंट्री के साथ में है, तो USA के साथ में है अपना 2+2 होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है, जापान की भी है, UK का भी है, और रशिया के साथ में भी हम 2+2। तो यहाँ तो डी आंसर हो गया, बाकी आप UK रशिया भी याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होता है। देखिए, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 1, फिर 1.5, फिर 2 और फिर 3 होती है। नाउ व्हाट इज द ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, व्हाट इज द ट्रैक 1.5, व्हाट इज द ट्रैक 2 और व्हाट इज ट्रैक 3। ट्रैक 1 जो होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और 1.5 जो होता है वो ऑफिशियल्स के बीच में होता है। किसका मतलब, ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स के बीच में। एक्सपर्ट्स ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, और जो टैप 2 होता है वो अनऑफिशियल डिस्कशन होता है, नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स के, नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट। और ट्रैक 3 जो होता है वो पीपल टू पीपल होता है, पीपल टू पीपल। तो ट्रैक क्या गवर्नमेंट डिप्लोमेसी है, नहीं। नॉन गवर्नमेंट है, नहीं। गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी दोनों है ना, मतलब ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स के बीच में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 2 अनऑफिशियल नॉन गवर्नमेंटल होती है, ट्रैक 3 पीपल टू पीपल, ट्रैक 1.5 इनफॉर्मल डायलॉग जो होता है ऑफिशियल और एक्सपर्ट के बीच में होती है। सो गवर्नमेंट डिप्लोमेसी एंड नॉन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी। ठीक है, मिला करके। अगला है कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है सो लॉन्च कब किया गया है। सो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्री हैं। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी आपसे पूछा गया है, तो बात करते हैं हम लोग। ये आपको लाओस में किया गया था, तो ये तो ठीक है। 6 कंट्री कौन कौन है वो ये रखिए। तो हमारा प्यारा भारत है, देन अब कंबोडिया है, देन थाईलैंड है, 3 हो गया, लाओस हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद 5वां है वियतनाम, 6ठा है म्यांमार। ये 6 कंट्री है जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन आपको किया है कि हम इस एरिया में टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ये सब बढ़ाएंगे। क्लियर। अगला है कि विच कंट्री हैज सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप, अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप। कोबे और अहमदाबाद के साथ रिलेशनशिप है, MOU साइन हुआ है ना। कोबे कहाँ पे है, जापान में, है ना। तो जापान के साथ, जापान के कोबे से हम लोग का जैसे कल्चर ट्राइज है, टाई है और कुछ नहीं है, जापान और इंडिया के बीच में सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द न्यूजीलैंड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो प्रियंका राधाकृष्णन जी जो हैं वो न्यूजीलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन की बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि हु पब्लिशेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कौन पब्लिश करता है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें UNDP, तो UNDP क्या पब्लिश करता है पता है आपको, ये आपको पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगला, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।
और 66th बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम की थी वो आपको ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू। अपने आप को धक्का दीजिए, दूसरा कोई आकर के धक्का नहीं देगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स की वीडियो तो हम लोग कर ही लिए हैं, बाकी जो है वो बाद में विल लॉन्च। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।